विघ्न विनाशक गणेश भगवान की जय। गौ माता की जय। हरि ओम। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायां। वरिष्ठ समाजसेवी स्वर्गीय श्री भैयालाल शुक्ल की पुण्यतिथि पर उनके छोटे पुत्र पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने लक्ष्मण बाग पहुंचकर मंत्रोच्चार के साथ गौ पूजन कर वरिष्ठ समाजसेवी स्वर्गीय श्री भैयालाल शुक्ल को श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात श्री शुक्ल ने कहा कि उनके द्वारा दिखाए हुए मार्गों पर चलकर जन कल्याण, समाज सेवा एवं विकास अब मेरा परम धर्म बन चुका है। आप अपने विचारों के माध्यम से आज भी हमें पथ प्रदर्शित करते हैं। पापा जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कल मुझे दीननाथ शास्त्री जी ने, गौतम जी ने, डॉक्टर प्रभाकर जी ने बताया कि पापा जी की पुण्यतिथि का आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो मुझे लगा कि जब किसी व्यक्ति के पुण्यतिथि का आयोजन समाज के लोग करें, परिवार के लोगों के अलावा, तो उसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं समाज का होता है। ऐसे इस आयोजन के अवसर पर अपने कविता के माध्यम से जो बातें विधायक जी ने कही है, वो उनके पूरे जीवन की यात्रा को समेटे हुए हैं। और प्रभु जी ने जो कहा कि वास्तव में जब मैं पहला चुनाव लड़ा था, चुनाव जब लड़ा था तो नारे लगे, रीवा की जनता ने इस नारे को लगाया, लेकिन चुनाव लड़ने की कैसी बनी, इसके लिए भी एक कहानी है जो जब मेरे सामने बताई गई और जब मैंने उसको प्रत्यक्षदर्शी के रूप में देखा तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे रोमांच के कारण कि कोई व्यक्ति की कार्यशैली इस प्रकार से हो सकती है कि उसकी कार्यशैली उतनी ऊंचाई तक पहुँचे, ये मैं कल्पना नहीं कर सकता। मेरे पास सूचना है कि आपसे पटवा जी मिलना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि ठीक है आ जाएंगे। उस समय मैं राजनीति से विरक्ति ले चुका था थोड़ा, तो मैंने कुछ शुरुआत में राजनीति में सक्रिय रहा, फिर बीच में ऐसा दौर आया कि राजनीति से मैं बाहर हो गया और पिताजी के कार्यों में हाथ उठाने लगा, अपनी जिम्मेदारी मान के कि अब इनकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो हमें भी ये जिम्मेदारी है कि इनके कामों में ये साइडों में जाए, उसके हम जाएंगे तो ये जाना बंद कर देंगे। हालांकि मेरा ये अंदाज गलत रहा, मैं जाता भी रहा तो भी जाते रहे। तो फिर मैंने थोड़ा कम करना शुरू किया कि शायद हम बता दो कि नाराज़ है कि जब हम जा रहे हैं तो आप क्यों जाते हैं। तो फिर वो कहे कि उनको बता दो, सीधी हमारी बातचीत कम होती है कि हमारे स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि मैं काम करता रहूँ, साइटों में जाता रहूँ। जब मैं जाऊँगा वहाँ पे काम देखूँगा तभी मैं स्वस्थ रहूँगा। तब मैंने कहा कि ठीक है, फिर समझौता हो गया, चलिए ठीक है, हम भी जाएंगे और आप भी जाएंगे। इस बीच में एक दिन मैं किसी काम के कार्यस्थल में ही था, उनके काम को देख रहा था, तो मेरे पास फ़ोन आया कि पटवा जी इसका संदेश है कि आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा पटवा जी हमको मिलना चाहते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, फलाने तारीख को मिलना था। जब वो नज़दीक आए तो जिनके माध्यम से संदेश भेजा, वो कहीं कि अब कल चलना है। तो हमने कहा कि अरे हो गया, छोड़िए, हो जाता है। फिर अरे मैंने उनको बता दिया आप यदि आप नहीं जाओगे तो मेरा तो राजनीतिक भविष्य चौपट हो जाएगा, मैं झूठा साबित हो जाऊँगा, तो मैं कैसे उनके सामने जाऊँगा। तो फिर हम लोगों ने तय किया कि चलो हमारे कारण इनका नुकसान नहीं, इसलिए चले गए। अब रिजर्वेशन था नहीं, तो रात को 12 बजे प्रयागराज से, वो उस समय छिंदवाड़ा से सांसद होते थे पटवा जी, तो अब अपने उन संदेश वाहक जो हमारे बहुत परम मित्र तो नहीं थे लेकिन हमारे परिचित थे, उनकी राजनीति हमारे वादा खिलाफी के कारण प्रभावित न हो जाए, इसके लिए हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया कि चला करेंगे और हमारे मित्र से साथ में बिना रिजर्वेशन के पहुँचे 12 बजे
दूसरी ट्रेन थी और रात भर वो जो AC 2 टायर का जो टॉयलेट होता है उसके बाहर अपनी अटैची में बैठ के हम लोग पहुँचे सवेरे, और जाके फिर वहाँ होटल में रुके और सवेरे उन्होंने 8 बजे बुलाया था, उनके पहुँच गए। वो ठंडी थी और धूप ले रहे थे पटवा जी। पहली बार मुलाकात हमें लगा कि तब पटवा जी हमारा इंतजार कर रहे थे, अरे आप ही लोग का इंतजार कर रहे थे। उनका इतने बड़े नेता इंतजार कर रहे हैं, 37 साल के थे, 36 साल के। तो गए और बैठे तो कहीं कि बस आप ही लोग का इंतजार ही कर रहे थे, चलो अब यहाँ चाय नहीं पिलाते हैं, ठाकरे जी के पास चाय पिलाते हैं। गाड़ी में बैठाए, अपने साथ ले गए भाजपा कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय, और वहाँ पर ले जाके पटवा जी के पास ले जाके बैठाया। वो भी पटवा जी लुंगी और उसमें बैठे थे वो लोग, और संत नेता थे। तो नाम ठाकरे जी नाम तो बड़ा था, लेकिन उनका पहनावा और उनका कमरा देख के उस समय हमको लगा कि ये ठाकरे जी। तो ले जाके बैठाए, जैसे हमारे पापा जी लोग बैठे रहते थे, लुंगी और बनियान सब पहन के, ऐसे वो बैठे हुए थे। तो पटवा जी ने परिचय कराया कि ये राजेंद्र शुक्ला है, शुक्ला के लड़के। मैं फिर पटवा जी आगे क्या बोला, मैं उनसे कभी मिला तो नहीं हूँ, लेकिन सीधी से, सिंगरौली से, शहडोल से, अनूपपुर से, रीवा से, सतना से कोई आता है तो वो बताता है कि शुक्ला जी का बड़ा नाम है। तो मैंने सोचा कि इनके परिवार का एक व्यक्ति हमारी पार्टी में होना चाहिए, और तो मुझे ये बताया गया कि राजनीति में ये थोड़ा सा सक्रिय रहते हैं। तो मैंने इनको बुलाया है कि भाजपा में शामिल करने के लिए। तो मुझे ये लगा कि पटवा जी जो मुख्यमंत्री रहे, इतने बड़े नेता हैं, वो पापा जी का नाम लेके कह रहे हैं कि मैंने उनका नाम सुना है, उनसे मिला नहीं। तो किसी व्यक्ति की कार्यशैली का इतना प्रभाव इतने बड़े लोगों के दिलों और दिमाग में बिना मिले स्थापित हो जाए, तो मैंने कहा कि ये तो मेरे लिए बड़ी रोमांचकारी बात है। नहीं तो कोई लोग कितना चक्कर लगाते हैं, कितना मिलते हैं, बैठ के अपनी बातें प्रस्तुत करते हैं, लोगों को भेजते हैं कि जाके बताओ। एक और इस प्रकार से भी स्थान नहीं बन पाता, और एक प्रकार से इस स्थान है कि एक बार इनको चुनाव लड़ने के लिए एक प्रमुख व्यक्ति ने कहा कि शुक्ला जी कौन दे सकता है, कि फलाने दे सका। उससे रहा तो पॉलिटिकल लोग लेते थे, तो कहें लेकिन लोग तो आपके लिए कह रहे हैं, कहीं हम तो कभी ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं लड़े, मंदिर का लड़ो, लोकसभा। तो इस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बातें रखना और ईमानदारी से अपना काम करना, और गलत को कभी भी तवज्जो न देना। गलत उनका घर का कोई परिवार का सदस्य भी हो तो वो न्यायप्रिय व्यक्ति थे और न्याय की बातें करते थे, और यदि घर का व्यक्ति अन्याय कर रहा है तो उसका साथ नहीं देते थे वो। और जो बाहर का आदमी भी न्याय की बात करता था तो उसका पक्ष में खड़े रहते थे, और इससे उनको राजनीति में रह के भी प्रतिष्ठा मिली कि हम जैसे उनके पुत्र होने के कारण हमको बुला के और बड़े बड़े नेता पार्टी में शामिल करा के चुनाव लड़ाने का जिन्होंने काम किया। उस समय जब हमको पहली बार टिकट मिला था तो हमारा क्या था, लेकिन मैंने आपको कहानी इसलिए बताई कि कार्यशैली यदि सही है तो उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, और बदनामी भी फैलती है और खुशबू भी फैलती है। तो उनकी कार्यशैली की खुशबू इस प्रकार से थी कि समाज में भी, राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी, इंजीनियर्स जिनके साथ वो काम करते थे इतनी इज्जत करते थे कि बड़े बड़े चीफ इंजीनियर और ENC बैठे रहते थे और ठेकेदारी थे। हमने तो कभी नहीं देखा कि कोई चीफ इंजीनियर ENC बैठा हो और कोई ठेकेदार पहुंचे तो खड़े हो। उल्टी गंगा बहते हुए मैंने देखी अपनी आंखों से, तो वो बैठे रहते थे और जब वो आते थे तो वो खड़े हो जाते थे, अरे शुक्ला जी। तो ये इज्जत ठेकेदारी के क्षेत्र में भी जो उन्होंने अर्पित की, मुख्यमंत्री और मंत्री लोग भी जब कभी एक आध बार हमने उनके साथ, जब हम राजनीति में नहीं थे
और जाना हो तो मैंने देखा कि इतनी इज्जत के साथ उनको लोग लेते थे। तो मैं उनके कार्यशैली का को बहुत बारीकी से देखता था कि आखिर ऐसा क्या कारण है। ये सिंगरौली में काम चलता था और सिंगरौली में तो सभी जानते हैं कि वहाँ पर कोई ठेकेदार आता था तो उसके साथ 10-15 गाड़ियों का काफिला और सब गाड़ियों में बंदूकधारी उतर के और फिर जो मालिक होता था उसको चारों ओर से घेर के बात करते थे। तो एक बार सिंगरौली में वो बैठे थे और सब आते थे और उनका बड़े बड़े बिहार और यूपी के जो बहुत बड़े वैसे लोग माने जाते थे तो आके और पैर छू के और बैठ जाते थे चुपचाप बिल्कुल आज्ञाकारी शिष्य की तरह लाइन से। हमको लगता है कि क्या चमत्कार हो रहा है, ये क्या है, आखिर ऐसा क्या है। मेरी उम्र बहुत कम थी उस समय, स्कूल और कॉलेज में भी तो मैं जाता था कभी कभी उनके साथ, तो किनारे से सब घटनाओं को बहुत नज़दीक से उनके बचपन से ही मेरी मन में उनके चरित्र के एक एक विषय को वॉच करने की आदत थी। उनका चलना, उनका बैठना, उनका लोगों से बात करना, फिर लोग उनसे कैसे बात करते हैं। तो मैंने ये देखा कि एक बार तो हरिशंकर तिवारी जी आए सिंगरौली के कैंप में और उनके साथ 20-25 गाड़ी से काफिला से तो कम चलते नहीं थे वो, और बंदूकधारी आ गए तो कहीं की तो जहाँ वो बैठे थे वो भी दरवाजे में, कोई दरवाजे में, कोई दरवाजे में। तो उन्होंने उनसे हरिशंकर तिवारी से पूछा अभी अपने लोग तो कहीं यहाँ आपको कोई खतरा नहीं है, इनको कहीं बाहर जाए जब तक आप हमारे साथ हैं आपको कोई खतरा नहीं है। हंसी मजाक में और ठाक लगे उन्होंने गए भाग यहाँ से चलो सब यहाँ तो बाबा के पास आए, उनको लोग बाबा कहते हैं। हाँ बाबा, जब बाबा के साथ पास हम लोग आए तो तुम लोग दूर रहा करो, ये सब पसंद नहीं करते। तो इस प्रकार से उनका एक आकर्षक व्यक्तित्व था। हमारे पिताजी थे इसलिए नहीं, बल्कि जो लोग उनको जिस प्रकार से उनको मानते थे तो उनका व्यक्तित्व था, विल पावर में उनका बहुत स्ट्रॉन्ग था। कई 2-3 बार बहुत गंभीर रूप से बीमार हुए और ऐसा लगता था कि बम्बई के अस्पताल में हम लोग थे 2008 पेशेंट, तो डॉक्टरों ने ऑलमोस्ट कह दिया था कि शायद अब दवाई बताइए और उनको फिर वो ठीक हो गए। फिर डॉक्टर आए और वहाँ के डॉक्टर तो ऐसा लग रहा था भगवान की तरह। तो हम लोगों ने जाके उनको धन्यवाद दिया कि स्थिति में सुधार हो रहा है। मैंने नहीं बताया कि सेव विल पावर, ऐसा विल पावर मैंने नहीं देखा। ये मुंबई का उस समय का सबसे बड़ा डॉक्टर था। मैंने कहा कि मैं इतने दिनों से मेडिकल के क्षेत्र में मैं हूँ, ऐसा विल पावर मैंने नहीं देखा। तो विल पावर के मामले में भी वो बहुत ही वो थे। और आज तिथि के अवसर पर करके और यही प्रेरणा मिलती है कि जो जहाँ है अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन करे, इस बात की चिंता न करें कि हमारा नाम होगा कि नहीं होगा। उसके सबसे बड़े उदाहरण यही है कि इन्होंने कभी ये चिंता नहीं की कि हमारा नाम होगा कि नहीं होगा, लेकिन हर जगह उनका नाम रहता था, हर जगह उनका सम्मान बढ़ता था, सिर्फ अपने कार्यशैली के कारण और सिर्फ अपने काम में ही कहीं कोई गड़बड़ी न होने पाए, कोई ईमानदारी में कोई वो बदनामी से बहुत डरते थे। अटल जी ने लोकसभा में एक बार कहा था ना कि मैं मृत्यु से नहीं डरता, यदि डरता हूँ तो लोकाभिवाद से डरता हूँ, बदनामी से डरता हूँ। तो जब अटल जी ने लोकसभा के अंदर ये भाषण किया, मैं डरता हूँ तो लोकाभिवाद से डरता हूँ, बदनामी से डरता हूँ, तो मुझे पापा जी का वो पूरा चेहरा याद आ गया कि वास्तव में यही बात उनके अंदर भी थी कि वो मृत्यु से नहीं डरते थे, बदनामी से बहुत उनको मन में ही रहता था कि कोई ऐसा काम न हो कि बदनामी हो। तो उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आप सब ने यहाँ पर स्वप्रेरणा से उनकी पुण्यतिथि के लिए जैसे दूसरों को बताया वैसे हमको भी आमंत्रित किया आपने, तो मुझे आना